मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 5 साल की थी। ओके। एंड मदर ने हमें मतलब चला सब संभाला है घर सपोर्ट को। किया। हमारी गर्ल्स हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही हैं। अभी मैं लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू लिया, ठीक है, फाल्गुनी जी का, फिर अभी दिव्यानी जी का, और अभी आपका। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे, और जो अभी एट एन अर्ली स्टेज में है, जो अभी 18-19 साल की हैं और अभी चाहती हैं कि लाइफ में कुछ बेहतर करें, अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को सही करें, तो उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहोगी, क्या बताना चाहोगी? सर बस यही कहना चाहूंगी मैं कि मतलब गर्ल्स को फिर भी थोड़ा यूं हो जाता है कि इतने इयर्स नहीं मिलते हैं कि हाँ कुछ भी कर लो आप। हम्म। तो एक सबको होता ही कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का गोल जरूर होता है। पर फिर भी आप उसको साइड बाय साइड रखो, पर आप ये देखो कि जल्दी से जल्दी आप कैसे स्टेबल हो पाओगे, अपने पैरों पे कैसे खड़े हो पाओगे। हम्म। उसको सोचो बस, और जो आपके लिए बेस्ट है वो आप चूज कर लो। बात करी तो आपकी एज क्या है? 21 है सर ट्वेंटी मेरी वन एज। से जो नई जनरेशन में स्टूडेंट है, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स, होता क्या है कि कई सारे डिस्ट्रक्शन आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो जब आप अपना जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया था, तो आपने क्या सोचा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 22 में या 23 में होगा? क्या चीज़ सोच के आपने अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट किया था? क्या माइंड सेटअप था आपका? ऑनेस्टली सर नहीं लग रहा था मुझे कि होगा, यूं ही लग रहा था कि बहुत साल लग जाएंगे। ओके। सबसे फर्स्ट फैक्टर है कि आपको फ्रेंड सर्कल और सभी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ता है एक टाइम पीरियड के लिए। और आप मेरे को ये बता सकती हैं कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आने में आपको कितना टाइम लगा था? मतलब सीखने से आपने बेसिक से स्टार्ट किया, और जब तक आपकी स्पीड है कितना टाइम आपको क्या लगता है कि कितना टाइम डेली उनको देना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि 8 to 10 मंथ्स या उससे जल्दी मंथ में कवर करना? स्टूडेंट ये कहते हैं कि 50-60 के ऊपर स्पीड इंक्रीज करना और ज़्यादा टफ हो जाता है और उनका हाथ नहीं चलता है। तो आपने किस तरीके से अपनी सिचुएशन में चीज़ों को बेहतर किया? तो आपका टाइपिंग स्पीड क्या था? क्या आपका टाइपिंग स्पीड उस टाइम एक्चुअल होगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज हमारे साथ हैं साक्षी जी। साक्षी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि साक्षी जी का एसएससी स्टेनो 2022 में अभी हाल ही में ग्रेड डी सीबीडीटी के तौर पे कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में आप सभी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साक्षी जी का जो एज फैक्टर, साक्षी जी को अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सभी से ये कहूँगा कि आप सभी जो भी यहाँ पे इंटरव्यू आपके कंडक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बेहतर दे के जाते हैं। तो साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप भी अपनी जो भी जर्नी यहाँ तक है, जो भी स्ट्रेटजी यहाँ तक है, वो आप सभी स्टूडेंट से शेयर करेंगी, और कुछ बेहतर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं आज इस इंटरव्यू में चीज़ें पता चलेंगी जो अदर इंटरव्यू में नहीं पता चली हैं। तो सबसे पहले सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ साक्षी जी। थैंक यू सर। तो यहाँ पर एक बेसिक मैं आपको, जैसा भी मैंने आपको बताया कि साक्षी का भी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, और जो एज फैक्टर की मैंने बात करी, तो आपकी एज क्या है? 21 है सर ट्वेंटी मेरी वन एज। तो जिस तरीके से मैं हर बार कहता हूँ कि अभी जिस हिसाब से सिलेक्शन आपके हो रहे हैं, वो आपके अर्ली एज में स्टूडेंट कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है। अभी कल आपने देखा एक दिव्यानी जी का इंटरव्यू लिया, 20 ईयर्स। आज साक्षी जी का 21 ईयर्स। तो अगर आप एट एन अर्ली एज में तो कुछ बेहतर कर सकते हो। सबसे पहले साक्षी जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक लड़की हो के क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आपको तैयारी के टाइम पे? सर डीमोटिवेशन भी होता है, कई बार यूं भी होता है कि बीच में गिव अप कर दो। पर उस टाइम पे अगर आप खुद को मोटिवेट रखोगे, हम्म। बस पुश करना होता है अपने आप को। साक्षी जी, एक चीज़ मेरे को और बताइए कि अभी जिस हिसाब से जो नई जनरेशन में स्टूडेंट है, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स, होता क्या है कि कई सारे डिस्ट्रक्शन आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो जब आप अपना जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया था,
तो आपने क्या सोचा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 22 में या 23 में होगा, क्या चीज़ सोच के आपने अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट किया था, क्या माइंड सेटअप था आपका? ऑनेस्टली सर नहीं लग रहा था मुझे कि होगा, यही लग रहा था कि बहुत साल लग जाएंगे। ओके। हाँ जी, यही लग रहा था। और बीच में कई बार होता है, सबसे फर्स्ट फैक्टर है कि आपको फ्रेंड सर्कल और सभी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ता है एक टाइम पीरियड के लिए। हम्म। तो खुद को मोटिवेट खुद से ही रखना पड़ता है, चाहे कैसे हो, घर का एनवायरनमेंट हो या बाहर का एनवायरनमेंट हो। तो साक्षी जी, अभी आपने घर के इन्वायरमेंट की बात करी, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके घर पे किस तरीके से सिचुएशंस थी, आप कितने भाई बहन हो? मेरा सर एल्डर ब्रदर है, 11 साल बड़ा है मेरे से। वो ईएसआईसी में है। ईएसआईसी किस में? सोनीपत ही है वो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है। ओके, अभी ये हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था या काफ़ी टाइम पहले से ही वो नहीं सिलेक्टेड? सर, वो काफी टाइम हो गया। एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 5 साल की थी। ओके। एंड मदर ने हमें मतलब चला संभाला है घर सपोर्ट को किया, उन्होंने। ओके, सब कुछ चीज़ें मैनेज करी। हाँ जी सर। तो सर जैसे मैं हाँ, बोलिए बोलिए। स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह से हुई, सीबीएसई स्कूल से। हम्म। 10th तक से मेरे आर्ट्स के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे। हम्म। 10th मेरी 94% रही थी। ओके। मेरा साइंस में मतलब कम ही था, पर टीचर्स ने ऐसे एक बार मोटिवेट कर दिया कि आप मतलब अच्छे इंटेलिजेंट हो तो जैसे फिर साइंस स्ट्रीम ही लो। हम्म। उस 2 सालों में मतलब यूं हो गया था कि अब आगे साइंस में नहीं जाना है। ये तो ओके। क्लियर हो गया था। जैसे मेरी 87% बनी थी 12th में। ओके। साइंस ऑप्ट नहीं करनी थी। मेरा सर शुरू से पैशन था फाइन आर्ट्स में, मुझे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करनी थी। पर यूं भी पता था कि फाइनेंशियली उसमें बहुत मतलब बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और टाइम भी ज्यादा लगेगा। सक्सेस रेट पता नहीं कब सक्सेस मिलेगी उसमें। तो तो आपको और ब्रदर ने मेरे को शुरू से गाइडेंस दे दी थी कि गवर्नमेंट जॉब की उसमें करना है, पर मेरे को यूं नहीं पता था कि स्टेनो करनी है। ओके। पहले पता नहीं था। तो आप मेरे को ये बताइए कि स्टेनो के बारे में आपके भैया ने पूरा आपको बताया, गाइड किया, राइट? हाँ जी तो कोचिंग वगैरह क्या कैसे क्या आपने करी और किस ईयर में आपने स्टेनो सीखना स्टार्ट किया था? सर, जब 2020 में मैंने स्टार्ट किया था जुलाई के बाद, मेरे ब्रदर के फ्रेंड थे, उन्होंने वो लगे हुए थे, मतलब उनको भी कई इयर्स हो गए लगे हुए। उन्होंने मतलब मेरे को गाइडेंस दी थी कि स्टेनो की लाइन ठीक है, मतलब जॉब प्रोफाइल भी और वैसे भी, कि अभी से उस लाइन में मतलब इसको डाल दो। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया था और उन्होंने ही मेरे को सिखाई थी। जैसे तब लॉकडाउन कोविड टाइम था, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया, उन्होंने ही मेरा मतलब बेस करवाया था। लगभग 5 to 6 मंथ्स में मेरी बेसिक कवर हो गई थी। ओके। उसके बाद फिर कैलाश चंद्रा मैगजीन्स पे आए, पार्लियामेंट्री डिक्टेशंस भी की, एडिटोरियल भी की। उन्होंने ही मतलब मेरी पूरी हेल्प की है। मतलब उन्होंने आपको पूरा गाइडेंस दिया। और आप मेरे को ये बता सकती हैं कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आने में आपको कितना टाइम लगा था, मतलब सीखने से आपने बेसिक से स्टार्ट किया और जब तक आपकी स्पीड है कितना टाइम आपका लगा? सर अराउंड 8 to 10 मंथ्स में मेरी 80 की स्पीड आ गई थी। तो मतलब हाँ। स्टार्टिंग में रिटर्न पे टाइम कम देती थी मैं, मतलब शॉर्ट हैंड पे ज्यादा टाइम दिया था जब वो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। उस ईयर एग्जाम भी नहीं हुआ था। और आप मेरे को एक चीज़ और बताइए कि जिस हिसाब से आपने अभी बात करी कि 8 to 10 मंथ्स लगे, तो 8 to 10 मंथ में जैसे कई स्टूडेंट बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम डेली उनको देना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि 8 to 10 मंथ्स या उससे जल्दी मंथ में कवर करना? सर जैसे मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग में मैंने रिटर्न के लिए 3 to 4 आवर्स ही दिए होंगे, पर स्टेनो में मैक्सिमम टाइम जाता था। ओके। अराउंड 6 आवर्स और मोर हम्म। देने पड़ते थे। जैसे कि अगर आप कैलाश चंद्रा की मैगजीन से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए मेरे को लगता है ड्रॉ करने में जो आप डिफिकल्ट वर्ड्स, पहले डिफिकल्ट वर्ड्स की आप वो बनाओ,
अलग से एक नोटबुक, उनको पहले बार बार प्रैक्टिस करो और फिर आप उस पे आओगे पैसेज पे, तो फिर वो हो जाएगी, मतलब एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। आप मेरे को एक चीज़ और बताइए कि जब आपने स्टेनो सीखना स्टार्ट किया, फिर आपका जो स्पीड है डिक्टेशन वगैरह ली होंगी 50-60 वर्ड पर मिनट आई होगी, तो अक्सर कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि 50-60 के ऊपर स्पीड इंक्रीज करना और ज़्यादा टफ हो जाता है और उनका हाथ नहीं चलता है। तो आपने किस तरीके से अपनी सिचुएशन में चीज़ों को बेहतर किया? मेरा सर, मैंने आपको बताई स्ट्रेटेजी, मैं ऐसे ही करती थी, जैसे कि मेरे को टोटल गाइडेंस मेरे ब्रदर ने ही दी है, जो मतलब मेरे ब्रदर के फ्रेंड थे। ओके। नहीं नहीं, मेरा मतलब जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। तो उन्होंने ही मतलब ये चीज बताई थी कि पहले मतलब आप डिफिकल्ट वर्ड्स कर लोगे ना एक बार, उसके बाद आप पैसेज पे आओगे। उसको मतलब आप एक ही डिक्टेशन को आप लीड लगा के या फिर वैसे स्पीकर से उसको लिखो, उसको बार बार, जब तक एक ही में एक्यूरेसी ना आ जाए, जब तक आप दूसरे पे जंप मत करो। ओके। तो एक चीज़ मेरे को और बताइए कि जब आप एग्ज़ाम स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे थे, जब स्किल टेस्ट पहली बार आपका हुआ कैंसिल हुआ, दूसरी बार हुआ कैंसिल हुआ, थर्ड टाइम आपका हुआ, तो क्या थर्ड टाइम जब आपने डिक्टेशन लिखी, क्या वो फर्स्ट टाइम से बेहतर एक एक्सपीरियंस आपको मिला या फर्स्ट टाइम वाला ज़्यादा बेहतर था? सर, जो फर्स्ट टाइम डिक्टेशन हुई थी वो तो मतलब उतनी टफ लेवल की नहीं हुई थी, मतलब तो वो तो एवरेज सी हुई थी। सेकंड मेरी डिक्टेशन अच्छी हुई थी बहुत, पर फिर वो कैंसिल होगी। थर्ड टाइम यूं था कि मतलब होपलेस सिचुएशन हो रखी थी, तो ना तो डर था और एक्सपेक्टेशंस भी इतनी नहीं थी, मतलब फ्री माइंड होके गई थी। मेरे सर मार्क्स थे 139.89 समथिंग। ओके। और कैटेगरी से, और मेरी 100 वाली डी से भी अच्छी हुई थी और भी अच्छी हुई थी। मतलब मेरे को बेसिकली मेरी टाइपिंग स्पीड कम थी, मेरी स्टेनो अच्छी थी। ओके। और आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड? सर, डी वाली तो मेरे से मतलब घर पे भी हो जाती थी अच्छे से, और सी वाली में मतलब ऐसे होता था कि 4-5 लाइनें रह गई। पर वो पेपर एग्जाम वाले डे मतलब ना तो प्रेशर था और ना टेंशन होती, यूं ही था कि होपलेस सी सिचुएशन थी कि बस करना है। तो फिर उस दिन क्या कहते हैं, जो जैसे स्पीकर में चली डिक्टेशन, वो लिखी इतनी अच्छी गई और पढ़ी भी 2 बार गई, तो मेरी टाइप भी हो गई थी 5-6 मिनट पहले, सी वाली भी। ओके। तो वहाँ पे जब आप स्किल टेस्ट वगैरह के लिए आप जब टाइप कर रही थी, तो आपका टाइपिंग स्पीड क्या था? क्या आपका टाइपिंग स्पीड उस टाइम एक्चुअल होगा? सर अराउंड 40 to 45। ओके। 45 के अराउंड था, मतलब अगर किसी की 40 प्लस है तो इजीली वो अपना टाइपिंग आराम से ट्रांसक्राइब करके कर सकता है। एक चीज मेरे को, हाँ बोलिए। फिर आपने शॉर्ट एंड अच्छी लिखी है तो फिर हो जाएगी। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि कई लोगों को ट्रांसक्राइब करने में, स्टेनो लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है, वो किस तरीके से आपने इम्प्रूव किया? क्योंकि आपको भी सेम ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी होगी। हाँ जी सर, आउटलाइन जब तक आपकी सर प्रैक्टिस से ही है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना ट्रांसक्रिप्शंस की अलग अलग सोर्सेज से, अगर आपकी आउटलाइन इतनी अच्छी बन जाएगी तो फिर आपको रीडिंग में नहीं होगी मतलब प्रॉब्लम। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आप स्टेनो की आउटलाइन अच्छे से बनाते हो, अच्छे से लिखते हो, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि बेसिकली कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रिटर्न में लेके, जिस हिसाब से आपने बताया कि आपके जो मार्क्स थे 139, तो आपने किस तरीके से रिटर्न का अपना प्रिपरेशन रखा? सर 2020 में तो हुआ नहीं था ये एग्जाम। लास्ट ईयर मेरे कट ऑफ से कम नंबर रह गए थे, प्री में नहीं हुआ था क्वालिफाई। ओके, 2020 में स्टेनो 21 में जो हुआ था, हाँ वो 2020 वाला ही था। और आई थिंक मेरे हिसाब से वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? यस सर, फर्स्ट था। उस टाइम इतनी नहीं थी मतलब प्रेपरेशन। कितने मार्क्स आपके थे 2020 में? सर अराउंड
120 समथिंग थे। 120 समथिंग, और कट ऑफ गया था 130 के अप्रॉक्स, 130 या 131 गया था, राइट? इस साल सर जैसे रीजनिंग एवरेज थी, जीके भी इंग्लिश मेरी अच्छी थी, तो रीजनिंग में और मार्क्स इंप्रूव किए। जैसे कि लॉकडाउन में मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर का कोर्स लिया था करियर वेल पे। उसके बाद सर मैंने नई कहीं कोचिंग नहीं ली थी उसके लिए। किरण के जो PYQs थे प्रीवियस ईयर, उनसे मेरे मार्क्स अप्रोक्स 35-40 तक हो गए थे। और अभी में ये रहा था मेरा जो टेक्स्ट बुक की बुक थी सर रीजनिंग की, एक चैप्टर वाइज आपकी बुक आई थी, वो बहुत अच्छी थी। ओके। तो मैंने सारे चैप्टर वाइज सारे चैप्टर सॉल्व कर दिए थे। जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी उनकी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख ली थी बस। ओके। और सर क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया कि आपका जो आर्ट्स का से आपका ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैथ से उतना ज़्यादा आपको लगाव नहीं था, तो रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल उससे होते थे, आपका डायरेक्शन में पाइथागोरस वगैरह या डिग्री वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस होती हैं। और इंग्लिश में आपको क्या लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? आपका हालांकि रहा है CBSE बैकग्राउंड, तो क्या चीज़ें आपको बाकी अदर स्टूडेंट से बेहतर लगी आपका CBSE बैकग्राउंड होने के कारण? सर मेरे को लिटरेचर का और उसका रीडिंग का शुरू से ही है। हर जगह मतलब डिबेट में, अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। और मतलब अभी भी मैं जैसे नॉवल हैबिट में रखती हूँ पढ़ना। तो रीडिंग अगर आपको मतलब वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है ना, तो रीडिंग आपको इम्प्रूव करवाएगी, वो पैसेजेस में भी आपको मदद करेगी। और सर बेसिकली प्लिंथ की बुक जो प्लिंथ टू पैरामाउंट है, हाँ, नीतू सिंह की, वो 2 बार 3 बार तो आपको निकालनी पड़ेगी उसके सारे एक्सरसाइजेस। उसके बाद सर एक्स्ट्रा PYQs के लिए जो AK सिंह आती है वो बुक, इन्हीं 2 बुक में से वो कैब वगैरह। ओके। तो मतलब ओवरऑल क्या है कि सबसे पहला तो आपको रीडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो, इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा वोकैब से जो प्रीवियस ईयर जैसा मैं बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर की वोकैब्स पूरी रट लो, और बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसमें एरर्स और आपका जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह पूरे सॉल्व कर ले जो एक बार 2 बार, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे पेपर में, राइट? तो GA का आपको क्या लगा जब आपने फर्स्ट टाइम तैयारी, जब 2020 में नहीं हुआ, फिर 2022 में, अब रीजनिंग और इंग्लिश तो आपने बताया, लेकिन GA में आपका क्या सोचना था कि किस तरीके से हमें GA में अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? GA में सर मेरे मार्क्स एवरेज से ही रहे हैं, मतलब ज्यादा बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं रहे हैं मतलब। पर सर मैंने ये चीज नोटिस की है कि जो स्टैटिक पोर्शन है ना, जैसे कि करंट टॉपिक्स हैं, डांस एंड फेस्टिवल्स, ऑथर्स, बुक्स एंड ऑनर्स, कि आप अगर अच्छे से कर लोगे ना ये कुछ टॉपिक्स, तो आपके मतलब बढ़िया नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। लेटेस्ट अवार्ड्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, सारे ये चीजें अगर आप करके जाओगे तो इन्होंने मुझे हेल्प की थी। ओके। और बाकी इसके अलावा आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आपने कहाँ से पढ़ी थी? सर मैंने लूसेंट और अरिहंत से ही की थी। अच्छा, लूसेंट और अरिहंत से, ओके। मैं दोनों बुक अच्छी हैं। तो दोनों में आपको क्या डिफरेंसेस समझ में आए जब आपने दोनों पढ़ी? सर वन लाइनर अप्रोच से और वैसे लूसेंट ज्यादा अच्छी है। अरिहंत भी वैसे बड़ी एडिटेड बुक है। अरिहंत में मुझे क्या लगा, जैसा मैंने भी दोनों बुक्स पढ़ी थी, तो अरिहंत में मुझे एक स्टोरी वाइज चीज़ें लगी कि वहाँ पे उसमें क्या है कि उसमें चीज़ें थोड़ा स्टोरी बेस्ड आपकी बताई गई हैं। और लूसेंट में जैसा आपने बोला कि वन लाइनर आपका है, तो लूसेंट में वो, अरिहंत में कुछ चीज़ें आपको स्टोरी बेस्ड होने के कारण आपको आसानी से तैयार हो सकती हैं, जो कि लूसेंट में आपको रटनी पड़ेंगी। ये बेसिकली जो डिफरेंस मुझे अभी तक देखने को मिला थोड़ा। लेकिन लगभग आपने पढ़ा होगा तो दोनों बुक सेम है या कुछ डिफरेंट है? सर दोनों ही अच्छी हैं, लूसेंट ज्यादा बेटर है। अच्छा, लूसेंट ज्यादा बेटर है। लूसेंट में इस वजह से क्योंकि उसमें वन लाइनर में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जब आपके मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं तो उसमें
सेम उसी टाइप का कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन मिल जाता है, जो कि स्टोरी बेस्ड में अरिहंत में उतना नहीं मिल पाता है। तो एक चीज़ मेरे को और बताइए कि जब आपने अपना प्रिपरेशन 2020 में आपका जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस टाइम पे आपको क्या लगा कि 2022 में क्या मैं कर पाऊंगी, या मैं 2022 में किस तरीके से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगी? सर तब तो मतलब मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी नहीं उस टाइम, और मैं सब चीजों को लेके चल रही थी, जैसे मैथ्स भी और एग्जाम्स भी, हम्म। एक्स्ट्रा एकेडमिक इंटरेस्ट भी, जैसे अभी मेरे फाइनल ईयर के अभी एग्जाम्स हुए थे, हम्म। और अदर एक्टिविटीज में भी, और अदर बीच बीच अपनी हॉबीज पैशन को भी कंटिन्यू रखना। अदर और एक्टिविटी सर अभी, अदर हाँ जी एक्टिविटीज में क्या है और आपकी हॉबीज में क्या है? सर, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे शुरू से मतलब मुझे आर्ट्स का पैशन रहा है, मैं आगे भी करना चाहती हूँ फाइन आर्ट्स। हम्म। मतलब पैशन कभी वो नहीं होना चाहिए। ओके। जी, हाँ जी सर। और सर 2022 में जब जब तक प्री की आई ना सर रिजल्ट, हम्म। उसके बाद होता कि मोटिवेशन मिल गई थी, फिर तो सर और कुछ था ही नहीं और मतलब। और प्लस आपके मार्क्स भी इतने अच्छे थे कि फाइनली आपको ये लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर स्किल टेस्ट निकल गया तो फाइनली मुझे कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ जी सर। तो आपने कितना टाइम, जो है जैसे मान लो आपका अभी जैसे 12-13 अक्टूबर को एग्जाम है, तो उसके 2 महीने पहले आपने किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया, किस डेली कितना घंटा आप दिन में पढ़ती थी? सर प्री के रिजल्ट के बाद तो पूरा टाइम स्किल को ही दिया है हम्म। उस टाइम। हम्म। हाँ जी सर। 3 घंटे, 2-3 घंटे टाइपिंग को देने ही देने हैं, ओके। और अदर आप रोज की 2-3 ट्रांसक्रिप्शन करो, उसको टाइप करो, एक्यूरेसी जो गलत है वो करो, हम्म। और फिर आप डिफिकल्ट वर्ड जरूर करते रहो ओके। अपनी मैगजीन्स उठा के, उसमें से हम्म। रैंडम मैगजीन्स में से टाइप करो आप एक बार, हम्म। बिना वो देख के, मैटर देख के। तो मतलब ओवरऑल आपका जो स्किल टेस्ट है, जैसे ही आपका सीबीटी एग्जाम हुआ उसके बाद 3 घंटा टाइपिंग को देना, और लगभग दिन में डेली आपको 3 ट्रांसक्रिप्शन तो करने ही करने हैं ओवरऑल। यस सर, ज्यादा भले ही करो, इस कम मत करो अच्छा, इस। इससे कम मत करो ये चीज़। और एक चीज़ मेरे को और आप बताइए कि आपका जब पीपीएफ का फॉर्म आया, जो कि पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म, तो उस टाइम पे आपको क्या सबसे पहले दिमाग में आया कि यार मेरा ग्रेड सी का जो सीबीटी वो भी क्वालिफाई है, तो मुझे कौन कौन से डिपार्टमेंट को पहले रखने चाहिए? सर फर्स्ट प्रेफरेंस तो एमई ही थी। ओके। हाँ जी सर। और फिर उसके बाद? एमई, फिर डी में सर मैंने शुरू किया था हम्म। इलेक्शन कमीशन से, हम्म। फिर सर ईडी, फिर रेलवेज, फिर डीओपीटी, अच्छा, इस तरह से। इस तरीके से अपना अपना जो चॉइस था वो अपना रखा था। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और बताइए कि जिस हिसाब से आपको सीबीडीटी मिला है, तो अभी आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि 2023 में कौन सा डिपार्टमेंट, क्योंकि 2023 आपने कहीं ना कहीं आप दोगी भी अभी, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन अगस्त में आने वाला है, तो 23 में आपको क्या लगता है कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए? ग्रेड सी के लिए, एमई के लिए कोशिश करूंगी सर अच्छा, मैं। ग्रेड सी एमईए के लिए कोशिश करोगी आप। हाँ जी सर, और करना ही है। और एक चीज़ और भी है कि उसमें आपका इंग्लिश स्टैनो है, तो कैट में एक आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको मिल सकती है, क्योंकि स्पेशली आपका इंग्लिश स्टैनो वाले ही आपके कैट में सेलेक्ट किए जाते हैं। हाँ जी सर। और अभी जब 2023 का आपका जब एग्ज़ाम अभी 12 और 13 अक्टूबर को लगा है, तो अभी क्या आपका प्रिपरेशन चल रहा है? क्या रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन स्लो हो गया, या एकदम फास्ट ट्रैक पे आपका आ गया? नहीं सर, कुछ दिन तो हुआ था स्लो। नहीं, अभी तो सर पूरा टाइम देना है, 1 साल। उसके बाद है मुझे कि हाँ, कई चीजें करनी है, जैसे यूट्यूब भी करना है और आर्ट्स भी साइड बाय साइड करनी है। ओके, मतलब उसके बाद आपको अपनी हॉबीज जो आपकी मेन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा है बचपन से, वो चीज़ें आपको उन पे फोकस करना है। हाँ जी सर। और एक चीज़ मेरे को बताइए कि अभी स्किल को आप साथ लेके कर रही हो, कि जैसे आप रिटर्न भी तैयार कर रही हो, क्या स्किल भी डेली आप करती हो कि स्किल अभी नहीं, बाद में?
थोड़ा टाइम देना है, वरना फिर वो फ्लो टूट जाएगा आपका। अच्छा, देना तो आप करना। डेली स्किल भी आप कर रही हो 1 घंटा हाँ या जी जो सर, भी आपका एक टाइम एक है? एक करनी चाहिए ओके, डेली। मतलब साथ में अगर आप लेके चल रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्लो उससे टूट जाता है। तो अभी आप जितने भी 2023 के जो भी स्टूडेंट हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे कि किस तरीके से अभी प्रिपरेशन करो, जो 2022 में फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि नहीं सेलेक्ट हो पाना और फिर आगे अपने आप को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो आप अभी क्या बोलना चाहेंगे? सर बस गोल अपना सोचो और उसके लिए बस मेहनत करते रहो। बिल्कुल भी गिव अप बीच में नहीं करना चाहिए। और अगर थोड़ी भी आपको कम जैसे क्यों लगे ना कि किसी दिन लैक ऑफ मोटिवेशन हो रही है, तो बस मिल्खा के या दंगल के गाने सुन लो एक तो। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और एक चीज मैं और भी पूछना चाहूंगा कि अभी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कई सारी गर्ल्स हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही हैं। अभी मैं लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू लिया, ठीक है, फाल्गुनी जी का, फिर अभी दिव्यानी जी का, और अभी आपका। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे, और जो अभी एट एन अर्ली स्टेज में है, जो अभी 18-19 साल की हैं और अभी चाहती हैं कि लाइफ में कुछ बेहतर करें, अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को सही करें, तो उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहोगी, क्या बताना चाहोगी? सर बस यही कहना चाहूंगी मैं कि मतलब गर्ल्स को फिर भी थोड़ा यूं हो जाता है कि इतने इयर्स नहीं मिलते हैं कि हाँ कुछ भी कर लो आप। हम्म। तो एक सबको होता ही कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का गोल जरूर होता है। पर फिर भी आप उसको साइड बाय साइड रखो, पर आप ये देखो कि जल्दी से जल्दी आप कैसे स्टेबल हो पाओगे, अपने पैरों पे कैसे खड़े हो पाओगे। हम्म। उसको सोचो बस, और जो आपके लिए बेस्ट है वो आप चूज कर लो। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से साची जी आपने अपना जो भी प्रिपरेशन रखा, अभी सीबीडीटी में अभी आपका एलोकेशन का भी आपका आएगा, ठीक है, फिर आपका जो जोन है वो एलोकेट होगा। तो आपका अभी प्रिपरेशन का क्या शेड्यूल है कि भाई अभी जिस हिसाब से अगर ज्वाइनिंग आ गई अक्टूबर के पहले पहले, तो आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे? जैसे आप वहाँ पे, जब वहाँ पे तो क्या है कि ज्वाइन करने के बाद टाइम तो आपका 10 to 6 फिक्स रहेगा, तो फिर आप किस तरीके से आगे अपना प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे? सर स्टडीज तो कंटिन्यू रखनी है, अभी तो फुल टाइम दे रही हूँ मैं। हम्म। जैसे कि आपको घर पे सूटेबल लगता है आप घर पे करो, वरना आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो कहीं। ओके, हाँ जी सर। तो मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कि घर पे आपको प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो नियर बाई कोई भी लाइब्रेरी वगैरह आप ज्वाइन करके अपना जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। साची जी आपने अभी तक जो भी बताया वो कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट्स के भी दिमाग में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आई होंगी, स्पेशली गर्ल्स के माइंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती है जो अब क्लियर नहीं हो पाती हैं, जो आपने सारी चीज़ें अभी तक क्लियर करी हैं। और स्पेशली एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि पहले आप अभी हेजिटेट हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से आपने जो भी क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि स्टार्टिंग में हेजिटेशन किसी न किसी को होती ही है, सबको होती है अक्सर देखा जाए तो आपने बहुत अच्छे से कहीं न कहीं अपना जो भी अभी तक का जर्नी है वो शेयर किया, और जिस तरीके से आपका जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वहाँ से आपने कुछ बेहतर किया, और एट एन अर्ली एज 21, अभी देखा जाए तो आपका जो सर्विस पीरियड है 60 ईयर्स का, अगर आप देखोगे तो 39 ईयर्स का पूरा सर्विस पीरियड जो है वो आपका पूरा रहने वाला हो। जिस तरीके से सीबीडीटी में अभी क्या है 2023 आप दोगी, एमईए में सेलेक्ट होगी, लेकिन अगर हम देखें तो लगभग 39 ईयर्स में आप पूरा एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप रहने वाली हो। अभी नेक्स्ट जो भी आप जॉब करोगे, लेकिन अभी से आपकी जो जर्नी है वो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आपकी चालू होगी। इवन आपके भैया ईएसआईसी में है, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ बेहतर किया भाई। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो बाकी अदर डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं बेहतर है। प्लस अगर आप आगे भी कंटिन्यू करती हो तो आपके प्रमोशंस वगैरह यहाँ पे आपके काफ़ी अच्छे हैं, जो अदर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में उतने अच्छे नहीं हैं।
तो साक्षी जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बेहतर करिए जो भी आपका जो हॉबी है, जो आपका यूट्यूब और साथ ही आपका जो भी जो जिसमें इंटरेस्ट आपका है। तो इसी के साथ साक्षी जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और बाकी कुछ भी आप अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेफिक्र होकर आप पूछ सकती हैं। बस एक चीज़ लाइफ में हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी हो, कोई भी चीज़ें फर्स्ट टाइम भी हो, लेकिन हेजिटेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बस आपको बनाए रखना है। ये चीज़ बस थैंक यू। आप माइंड में आप रखिएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।